हाँ तो स्टूडेंट, चल रहा है आपका एनडीए का क्रैश कोर्स जो कि है 45 डेज का। आज है डे 2, लेक्चर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे डीसी और डीआर को। तो हमने ऑलरेडी डील कर लिया है डीसी और डीआर के बाद। अब हमारा अगला जो कॉन्सेप्ट बनने वाला है, जब भी आपको डीआर या डीसी इक्वेशंस दी जाती हैं वेक्टर फॉर्म में, तो उनको हम उनके बीच का एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, how to find the angle between DC vectors। इसके पैरेलल हम यहां पे एक टॉपिक और स्टार्ट करने वाले हैं 3D लाइंस का, जो कि अपने आप में बहुत यूनिक, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाईली स्कोरिंग है। इसको मैं इसलिए आपका हाईली स्कोरिंग कह रहा हूं क्योंकि इन टॉपिक्स को लेकर इसलिए चलने का मेन उद्देश्य है क्योंकि एनडीए की जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो ये रहती है कि इंटर के बाद ही स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छा स्कोर करके निकल जाएं। फिर से बता रहा हूं, एनडीए की मेन प्रायोरिटी ये रहती है कि जो स्टूडेंट इंटर पास आउट हैं उसमें से ज्यादा मार्क्स निकल के आए, है कि नहीं। अब अपने टाइम की बात करूंगा तो वहां पे जब मैं बरेली गया था, मुझे नहीं था, मेरा कोई मोटिव नहीं था एनडीए में जाना, साफ सी बात है, ठीक है। बाय हेयर से मैंने सुना कि भाई कि 16.5 एज होती है, चलो चल देते हैं। अब यकीन नहीं मानोगे कि अपने टाइम में तो वहाँ पे बच्चे 11वीं में भी स्टूडेंट एनडीए का एग्जाम देने जाते थे, है कि नहीं। आपके क्लास में कभी गए मतलब कि एनडीए का, मतलब कि 11वीं में पहुंच गए और मतलब एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। हाँ तो अच्छी बात है, वो प्रैक्टिस बन जाती है आपका, ठीक है। क्योंकि 16.5 से 19.5 में भी मेरे ख्याल से एज लिमिट है, और इसमें क्या कहते हैं, आपका स्टूडेंट के पास अच्छा एक्सपोजर होता है। अगर उसका मतलब 11th में आप अच्छे से अच्छा मतलब अगर वो कर लेते हैं तो अगले टाइम के लिए एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाता है आपका, है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से आपका तो शायद दूसरा होगा, तो आपने 11th में नहीं दिया ना। तो अपने टाइम की बात करूँगा स्टूडेंट, अभी तो यही होता है, हमारे टाइम में AEEE होता था, ठीक है। तो वहाँ पे स्टूडेंट क्या करते थे, 11th में ही आपका AIEEE भी दे के आएंगे, ठीक है। AIEEE और कहते क्या थे, AIEEE में अपना वो असली नाम नहीं यूज़ करते थे क्योंकि उस समय क्या कहते हैं आपका उतना वो क्राइटेरिया नहीं था, तो वो फेक नेम या इस टाइप की चीज़ यूज़ करके आपका AIEEE भी एक ने तो क्या कहते हैं आपका स्टेट में आपका 350 से 450 रैंक फोड़ के आ गया था, और पता भी नहीं लगा था उसको, क्या कहते हैं उसके बारे में पता भी नहीं था कि भाई ये पढ़ता भी है कि नहीं। तो जो होते हैं ना ऑलराउंडर टाइप का, उनका पता नहीं लगता कब वो पढ़ रहे हैं कब क्या कर रहे हैं। तुम्हारे साथ के ऐसे कितने होंगे कि जो दिखेंगे तो वही घूमते हुए और यहाँ इस तरह मतलब मजे मारते हुए, लेकिन जब एग्जाम फोड़ के आते हो ना तब पता लगता है कि हाँ भाई कि ये इसमें बड़ा कैलिबर है, ठीक है। तो उनके पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है, सिंपल सा वो प्लान्ड है। जब तुम लोग सोए होते हैं तो वो आपका पढ़ रहे होते हैं, है कि नहीं। और ऐसे लोग लाइफ में मिलते रहेंगे। दूसरी चीज आपसे ये बात कहनी थी कि पड़ोसी अगर पूछे कि बेटा कितने नंबर आए और क्या कर रहे हो, तो उनको क्या कहो, घुमा दो। अगर तुम उन्हें नहीं घुमाओगे तो वो तुम्हें घुमा देंगे, तुम्हारे कैरियर से और तुम्हारे टारगेट से घुमा देंगे तुम्हें, ठीक है। पड़ोसी कहीं भी पूछे बेटा कहाँ जा रहा है, तो कहना है कि ऐसे ही दोस्त के वहां कहीं जाना है या दोस्त के साथ घूमने के आज है प्लान, ठीक है, तो आज घूमने के पॉइंट से जा रहे हैं। अगर किसी ने पूछा कि पड़ोसी ने पूछा कि डेली क्या करता है, ऐसे कुछ नहीं, बस नॉर्मल व्लॉगिंग के लिए चले जाते हैं, ठीक है, व्लॉग वगैरह बनाने के लिए, वीडियो शूट करने ऐसे चले जाते हैं। तो ये मत कहना है कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि जहां उनके दिमाग में, पड़ोसी के दिमाग में आ गया भाई ये आपका कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उसी दिन से वो तुम्हें तुम्हारे कहते हैं ना तुम्हारे आगे वो रोड़ा पत्थर डाल देना आपका, वो वाले काम में शुरू हो जाएंगे, है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो खतरनाक जो लोग होते हैं वो होते हैं आपका पड़ोसी, और दूसरे होते हैं रिलेटिव। इन लोगों से बच के रहना, ठीक है। केवल पेरेंट्स के अलावा और टीचर के अलावा आप लोगों के लिए कोई नहीं सोचता, ठीक है। इस चीज को माइंड में रखना। और यही चीज जिसकी मैं बात कर रहा था आपका जोशी जी की, ठीक है, उन्होंने अपने मामा जी को तक नहीं बताया था कि मैं एनडी की तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ, उन्होंने तक नहीं बताया था। और मेरे से मना किया था कि अगर किसी के फोन आए तो उनसे मना कर देना कि मैं इसकी तैयारी नहीं कर रहा हूँ, जबकि उनके सगे मामा जी थे, है कि नहीं। केवल उनके पेरेंट्स को पता था और 1-2 फ्रेंड्स को, है कि नहीं, बस बाकी किसी को नहीं पता था। उनसे बोल दिया था नहीं बस ऐसी मैं आपका मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, और वो भी उन्होंने लास्ट में बताया था आपको। और जब निकल गया स्टूडेंट उसके बाद कहा कि सर रीजन ये था, इसलिए मैं नहीं बताना चाहता,
है कि नहीं, वो सगे मामा जी, और अपने मामा जी के लड़के, अपने जो उनके मामा जी का लड़का था उनको तक लेके आया था वो, ठीक है। तो फिर भट्ट जी थे आपका, उनका है बिजनेस है आपका वहाँ पे बागेश्वर बाजार में, तो उसको पता था, लेकिन मामा जी को नहीं पता, मामा जी के लड़के को पता है लेकिन मामा जी को नहीं पता है। तो ये है, तो कहने का मतलब ये है कि अपने गोल को केवल अपने तक ही सीमित रखो और किसी को मत बताओ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ बात चल रही है आपका कि हम कैसे डीसी इक्वेशन से हम एंगल कैसे निकालें। बहुत ही इजी है आपका। या तो आपको यहाँ पे दिया जाएगा आपका डीसी वेक्टर इक्वेशन, तो मैं आपका सिंपल डीसी वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में देता हूं। पहली इक्वेशन दे दी L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप। DC2 इक्वेशन दे दी आपकी L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। समझ में आ गई बात। इनके बीच का अगर आपको सिंपल सा इक्वेशन निकालनी है, ये तो है आपकी डीसी, ये आपका डीसी वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अगली आती है आपकी डीआर वेक्टर इक्वेशन, डीआर वेक्टर इक्वेशन। तो इसमें जब आपका दिया रहेगा, मैं आपको समझाने के देता हूं, डीआर वेक्टर इक्वेशन विच इज A1 i कैप प्लस B1 j कैप प्लस C1 k कैप। इसका इस्तेमाल होगा 3D लाइंस में होगा इसका यूज, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे दी आपकी dr2 वेक्टर इज इक्वल टू A2 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ठीक है। L1 i कैप प्लस M1 j कैप प्लस N1 k कैप, L2 i कैप प्लस M2 j कैप प्लस N2 k कैप। तो ये है आपका क्या, डीसी वेक्टर इक्वेशन, दो लाइनों की। तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पे, आपको अगर इनके बीच का एंगल निकालना है तो आप निकाल लेंगे cos ऑफ थीटा विच इज इक्वल टू डीसी वेक्टर ऑफ 1 का डॉट प्लस इसमें आपका डॉट कर लेंगे डीसी वेक्टर ऑफ सेकंड लाइन की वेक्टर इक्वेशन मॉड ऑफ डीसी वेक्टर ऑफ फर्स्ट डीसी वेक्टर ऑफ 2। तो ये है आपका तरीका यहां पे एंगल निकालने का, अगर आपकी दो लाइनों की डीसी इक्वेशन दे रखी है। अब आप जरा बताओ इसका डॉट करेंगे कितना आ जाएगा यहां पे, L1 L2 i डॉट i 1 हो जाएगा, i डॉट i 1 हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। i का i से, j का j से, k का k से डॉट प्रोडक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब बताओ जब मॉड ऑफ DC1 करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर, जो कि होगा आपका 1। कितना होगा 1। सिमिलरली DC2 का मॉड जब निकालेंगे कितना हो जाएगा, हाँ L2 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस N2 स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसको तो यहां पे कितना आ जाएगा 1 इंटू 1। तो सिंपल सा हमारा रिलेशन क्या आ गया आपका यहाँ पे cos थीटा। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई आपकी, क्लियर कट समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आपका एक वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं यहां पे कि आप, ये तो था जब डीसी वेक्टर की इक्वेशन दे रखी हो तो आप एंगल कैसे निकालेंगे। अगला कॉन्सेप्ट यहां पे आता है कि डीआर से कैसे निकालेंगे। डीआर का भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर एक लाइन आपकी ये दे रखी है, इसके डीआर दे रखे हैं, ठीक है, dr1, और एक लाइन आपकी ये दे रखी है, इसका दे रखा है dr2 वेक्टर, इसका बीच का जो एंगल होगा थीटा, कैसे निकालेंगे आपका cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, हाँ dr1 वेक्टर dr2 वेक्टर का डॉट अपॉन dr1 dr2, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, i का i से डॉट कर दीजिए, कितना आ जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट आते हैं आपका यहाँ पे ये जो आपका हमने डील किया ये था डीसी और डीआर वेक्टर के बीच का एंगल। अब हम आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं यहाँ पे कि 3D लाइंस की क्या इंपॉर्टेंस है और 3D लाइंस होती क्या है। और जब आप ये देंगे ना, ये जो मैं जो आपको चीज़ें करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आप स्टार्टिंग में अलजेब्रा के रहते हैं, एंड में ही आपको मिलते हैं, इसलिए वहाँ पे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप वैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन फिर भी जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मिलेंगे ना, ज़्यादातर लास्ट में मिलेंगे आपको क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और डीसी वाले, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मतलब कि स्टार्टिंग जो होती है अलजेब्रा से होती है, वहाँ पे पेपर में आपका अलजेब्रा के क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 3D लाइंस में आता है, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है 3D यानी 3 डायमेंशनल, जिसमें आप जो भी लाइन आपका स्पेस में एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है वही आपकी 3D लाइन होती है। सपोज ये मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। ये आपका हो गया ओरिजिन, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। कोई भी आपकी लाइन सपोज स्पेस में हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये वाली लाइन, एक लाइन सपोज ड्रॉ कर दी, ये आपका एक जनरल पॉइंट एक आपका दे रखा है यहाँ पे ए पॉइंट, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x1, y1 और z1, और ये लाइन में मैं एक जनरल पॉइंट सपोज कर लेता हूं जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल पॉइंट है, वो इस लाइन में कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए मैं इस जनरल पॉइंट को नोट कर देता हूं P से, ठीक है। जनरल पॉइंट आप कहीं पे भी सपोज कर सकते हैं। अगर आप स्फेयर पढ़ रहे हैं तो स्फेयर की इक्वेशन भी हम एक जनरल पॉइंट सपोज करके ही निकालते हैं। जनरल पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट होता है जो कि उस ज्योमेट्री में कहीं पे भी पाया जा सकता है। ये अननोन पॉइंट होता है जो कि आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस के टर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन आपकी देख रहे हैं, तो इस लाइन में एक गिवन पॉइंट होगा x1, y1, z1, यानी एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और एक जनरल पॉइंट है जिसको मैं डिनोट कर देता हूं यहां से x, y, z, ठीक है। अब इस जनरल पॉइंट को मैं और इस गिवन पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में सजा देता हूं, वेक्टर फॉर्म में सजा देता हूं आपका, ठीक है। तो सपोज इसका ओरिजिन से ये मैंने मान लिया O, इसको मैंने मान लिया आपका A वेक्टर, ठीक है, A वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो आप जरा मेरे को ये बताइए, जो A वेक्टर है इसकी इक्वेशन क्या होगी? x1 माइनस 0 विच इज आई कैप, ठीक है, x1 माइनस 0 आई कैप प्लस y1 माइनस 0 जे कैप प्लस z1 माइनस 0 के कैप। समझ में आ गई बात? अब इस जनरल पॉइंट P की इक्वेशन क्या होगी बताइए? यहां से ये आपकी इसको जोड़ देंगे आपको ओरिजिन से, हाँ, तो इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं R वेक्टर से, ठीक है, जनरल पॉइंट है R वेक्टर से, तो क्या हो जाएगा बताइए? x माइनस 0 आई कैप, y माइनस 0 जे कैप, z माइनस 0 के कैप। ये बात समझ में आ गई आपके अच्छे से, ठीक है। A वेक्टर क्या हुआ आपका? O A वेक्टर, और ये क्या हो गया आपका? OP वेक्टर, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये गिवन लाइन, अब देखो लाइन तो दे रखी है, ये लाइन तो दे रखी है, लेकिन इसको डायरेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? इसके करस्पॉन्डिंग हम मान लेते हैं कि कोई एक गिवन वेक्टर हमें पता है जो कि इसको डायरेक्शन, हालांकि dr तो हम निकाल सकते हैं इसका, ठीक है। कोई भी x में आपका कोई भी 2 पॉइंट रख दीजिए, मतलब 2, 3, 4, एक नॉन पॉइंट होगा और एक आपका, फिर से कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एनडीए में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। आपको एक ही पॉइंट दिया होगा और एक जनरल वेरिएबल पॉइंट दिया होगा r+3, r+4। बताइए इसके dr क्या होंगे? आपको एक जनरल पॉइंट दे दिया जाएगा यहाँ पे,
सपोज 2 3 4 दे दिया, यहाँ पे क्या दे दिया 2 3 4 दे दिया, और एक जनरल पॉइंट दे दिया r कॉमा r प्लस 4 कॉमा आर स्क्वायर या आर क्यूब दे देगा। बताओ इसकी डी आर बताओ कैसे निकालोगे। यहां पे आर की जगह कोई भी एक पॉइंट 1 रख लो या 2 रख लो, क्या रख लो 1 या 2 रख दिया तो कितना हो जाएगा 1, और ये 1 प्लस 4 5, ये कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है 1। तो अब इसका डी आर निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अब स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया एक तो पॉइंट नोन है और एक अननोन है, कैसे निकाले। और कुछ गलती ये करके आते हैं, एक में 1 रख देंगे, दूसरे में 2 रख देंगे और तीसरे में 3 रख देंगे, जबकि r एक वेरिएबल फॉर्म है, इसमें आपको r में एक ही वैल्यू पुट करनी है और उसी से आपका dr निकल जाता है। तो ये की पॉइंट है यहाँ पे, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि स्टूडेंट वहां पर छोड़ के आ जाते हैं, ये गलत करके आ जाते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, क्या दे रखा है बी वेक्टर। यही बी वेक्टर इसको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो 3D लाइन में पहली जो केस स्टडी होती है वो यही होती है, लिखो पहला केस लिख लीजिए यहाँ पे 3D इक्वेशन, इसमें लिख लीजिए आपका व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू अ, केस 1 है व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, when a line passes through a given point and parallel to a vector b, ठीक है। तो ये फिगर को आप देखिए, आप जरा खुद बताइए जो ये वाला वेक्टर है b, ये इस OP के इस AP के पैरेलल है नहीं है, बताओ ये AP के पैरेलल है नहीं है, समझ की बात। तो मैं दूसरे शब्दों में ये कह सकता हूं जो बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये पैरेलल है एपी के, साफ सी बात है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब बताइए जब एपी और बी वेक्टर पैरेलल है, एपी और बी वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एपी का डीआर होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल होगा नहीं होगा। कल बताया था कॉन्सेप्ट, दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके डीआर प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। जहां पे रेशियो लेके आप 1 कर दे रहे थे, मैंने कहा 1 नहीं होता है, वो एनी कांस्टेंट के होता है, वो लैम्डा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बताओ यहां पे एपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ बी वेक्टर को शेप कर देता हूं, यहाँ पे b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई अच्छे से, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे एपी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ p जो कि ओपी है, ठीक है, यही तो हुआ पोजीशन वेक्टर ऑफ p, यानी ओपी माइनस फाइनल पॉइंट का लेते हैं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ a यानी कि ओए वेक्टर, समझ में आ गई बात नहीं आ गई, विच इज इक्वल टू बताइए लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं पक्का। अब बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ पी ओपी कितना है, जल्दी बताइए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो बताइए यहां पे कितना हो जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस, समझ में आ गई बात, अच्छे से क्लियर होगी नहीं होगी आपकी, ये हो गई, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई 3D लाइन की। अब इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में लिखना होगा, कैसे लिखेंगे बताइए, आर वेक्टर लिख लेंगे एक्स आई कैप, अब हमारे कार्टेशियन फॉर्म में कोऑर्डिनेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस, ये बात अच्छे से क्लियर हो रही नहीं हो रही है, माइनस बताओ जल्दी यहाँ पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1, अच्छे से क्लियर हो रही नहीं हो रही है। बी वेक्टर, हाँ ये लैम्डा भी था, हाँ बताओ कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ आर माइनस ए का ना, हाँ a1 i क्या था इसका, हाँ 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 पहले बी वेक्टर क्या आपका, हाँ ये आपने ए लिखा है, मैंने b1 b2 भी दी हैं ना बी वेक्टर कितना है, b1 i के प्लस b2 j के, आपने कौन सा लिया, ये डायरेक्शन ऐसा नहीं, ये पैरेलल वेक्टर गिवन है आपका,
यानी कि जो ये वाला होगा ये इसके पैरेलल है, तो AP इज पैरेलल टू B, तो AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B। B कितना हो जाएगा बताइए? B हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैंने क्या रखा, B1 वेक्टर आपका क्या दे रखा है, B1 IK प्लस B2 JK प्लस B3 KK। समझ में आ गई बात? नहीं आ गई तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। ठीक है, अब बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस x1 I कैप प्लस y माइनस y1 J कैप प्लस z माइनस z1 K कैप इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा? लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3। ये समझ में आ गई? कंपेयर कर लें आसानी से, बताओ कितना हो जाएगा? I का I से कंपेयर कीजिए, और तो बताओ कितना हो जाएगा? x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा B1, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? x माइनस x1, B1 को यहां पे ले आते हैं, इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, पहला निकल गया। सिमिलरली j का क्या निकल जाएगा? y माइनस y1 अपॉन B2 इज इक्वल टू लैम्डा लिख सकते हैं, z माइनस z1 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो लैम्डा लैम्डा हैं इनको कंपेयर कर लें तो हमारी कंबाइंड इक्वेशन कितनी आ जाएगी? x माइनस x1 अपॉन B1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन B3 इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये आपकी आ गई कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट रट के आ जाते हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, इसलिए वहां पे गलती करके आते हैं। तो ये तो था आपका यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ 3D लाइंस और वेक्टर इक्वेशन ऑफ 3D लाइंस। अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखिए, देखो जीरो लेवल का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर अच्छे लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passes through a point 3,4,7 and this line is parallel to a line which is given by x minus 1 upon 3 is equal to 4 minus y upon 1 is equal to z minus 6 upon 10 which is equal to lambda। तो आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कि गिवन पॉइंट आपको दे रखा है यहाँ पे कि कौन से पॉइंट से पास कर रही है, और दूसरी चीज आपको जो वो लाइन पैरेलल है इस लाइन के, x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 माइनस वाई अपॉन 1 z माइनस 6 अपॉन 10 इज इक्वल टू लैम्डा। जस्ट फाइंड आउट है, हो गया? कितना आया? हाँ, गुड हो गया। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, हम जानते हैं वेक्टर इक्वेशन आपकी क्या दे रखी है। क्या होती है आपकी वेक्टर इक्वेशन? ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। पॉइंट तो आपको दे रखा है, पॉइंट क्या दे रखा है बताइए आपको? 3, 4, 7। ठीक है, और जो पैरेलल वेक्टर है ये तो हमें गिवन नहीं है, लेकिन ये पैरेलल वेक्टर हम निकालेंगे जो दूसरी लाइन का पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि साफ सी बात है दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो जो उसका पैरेलल वेक्टर होगा वो भी तो उसी लाइन के पैरेलल होगा। तो ये वेक्टर हमारा काम आएगा, लेकिन इसको पहले हम स्टैंडर्ड उसमें कन्वर्ट करेंगे। यहां पे ले लेंगे माइनस का साइन और इसको हम लिख लेंगे y माइनस 4। अब ये माइनस का साइन यहां पे आ जाएगा नीचे, तो हमें यहां पे इसका वेक्टर मिल जाएगा, रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हो जाएगा? 3i कैप माइनस j कैप प्लस
10 के कैप। तो यहाँ पे मेरे को रिक्वायर्ड पैरेलल वेक्टर मिल गया। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें वहां पे वेक्टर दिया हो पैरेलल वेक्टर बी, ये पक्का नहीं है कि हमें पैरेलल वेक्टर बी दिया हो। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई दूसरी लाइन दे रखी है पैरेलल वेक्टर में तो उस पैरेलल वेक्टर से हम वहां पे निकाल लेंगे इजीली। तो बताइए हमारी क्वेश्चन यहां से निकल के आ जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस j कैप प्लस 10k कैप। ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ डू वी सॉल्व। आपको जरूरी नहीं है आपकी यही फॉर्म दी हो, आप इसको वो और भी वो उसमें भी दे सकता है, 3 प्लस 3 लैम्डा भी, ये भी हो सकती है इक्वेशन। ठीक है, 4 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 7 प्लस 10 लैम्डा के कैप। तो ये भी आपका आंसर है वहां पे। ठीक है, तो आंसर दोनों फॉर्म में आपको निकालना आना चाहिए। तो ये तो है आपका कोई भी गिवन लाइन जब पैरेलल होती है किसी पैरेलल वेक्टर के। अगला केस यहां पे हम आ रहे हैं, वैसे मैं अपनी बात करूं तो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छे क्वेश्चन लगते हैं वो जो स्फेयर वाले हो गए, मिरर इमेज वाले हो गए, जो प्लेन के अबाउट मिरर इमेज निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं दो प्लेन के बीच की। यही इस तरह के क्वेश्चन करने में थोड़ा मजा आता है। और जो फंक्शनल इक्वेशन वाली होती है, जो अभी आपको बताया था मैंने, वो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई टू एफ, इस तरह के फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, मजा आ जाता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उसको उनको देख के लगता है कि हाँ भैया कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि कहने को तो ओवरऑल कॉम्पिटिटिव फिजिक्स ऐसे डील करता हूँ मैं, मैथ्स में मैथ्स में लेता हूँ, केवल कॉम्पिटिटिव मैथ्स लेता हूँ, एकेडमिक के लिए दूसरा बुलाता हूँ मैं आपको, एकेडमिक नहीं लेता हूँ, केवल कॉम्पिटिटिव मैथ्स लेता हूँ और फिजिक्स आपका। अब मैथ्स में इसलिए इंटरेस्ट है कैलकुलस और कोऑर्डिनेट और इनकी अलजेब्रा में, क्योंकि आगे चल के जो क्लासिकल फिजिक्स है वो प्योरली मैथमेटिक्स है, तो इसलिए थोड़ा मैथ्स में थोड़ा इंटरेस्ट रहता ही है आपका। ठीक है, बाकी एकेडमिक की मैथ्स नहीं होल्ड करता हूँ मैं दूसरे सर को लाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए आपका ये हो गया। अब यहाँ पे हम डील कर रहे हैं कि अब आप अभी तक तो हमने डील किया, केस नंबर 2 लिखिए, सेकंड केस कर रहे हैं यहाँ पे। When a line passes through a given 2 points x1, y1, z1 and x2, y2, z2, जब आपकी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है x1, y1, z1 एंड x2, y2, z2, तो उस केस में आपको अगर 3D लाइन निकालनी पड़ जाए, कैसे निकालेंगे? अब देखिए यहां पे आपको गिवन वेक्टर, यहां पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ है। अभी ये बहुत ही बढ़िया एक अच्छा अलग केस आ चुका है। यहां पे आपको दे रखा है 2 पॉइंट दे रखे हैं आपका, एक आपका A पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट आपका दे रखा है B, x2, y2, z2। ठीक है, अब आपको यहां पे निकालना है लाइन की इक्वेशन जब आपका 2 पॉइंट्स दिए रहते हैं। तो 2 पॉइंट्स दिए रहेंगे, आप जरा खुद बताइए जो एपी वेक्टर होगा इस केस में, जो एपी वेक्टर होगा, एपी वेक्टर वो आपका एबी वेक्टर के पैरेलल होगा नहीं होगा? ठीक है, इससे पहले वाले केस में हमने पढ़ा था कि जो वेक्टर बी है वो पैरेलल है गिवन लाइन के। अब सेकंड केस में हम यहां पे डील कर रहे हैं जो एपी वेक्टर होगा पैरेलल होगा एबी वेक्टर के। तो बताओ यहां पे क्या हो जाएगा आपका? एपी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ एबी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा बताइए? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? अच्छे से क्लियर होगी? बताओ कितना हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे? x माइनस, हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना होगा? एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप माइनस कितना हो जाएगा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना हो जाएगा। चलिए इसको हम सीधे निकालते हुए चलते हैं, x2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना हो जाएगा x2 और इसका कितना हो जाएगा x1, तो कितना हो जाएगा बताइए, x2 माइनस x1 i कैप y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो यहाँ पे हमने एक स्टेप स्किप कर लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ b निकाल के सीधा हमने पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a सीधे कर लिया। तो बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पे, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप इज इक्वल टू, बताओ कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये कितना हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड करके निकाल लेंगे आपका x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, हाँ सीधे लिख लेते हैं, लैम्डा को इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया है, तो यहाँ पे आप सीधे लिख सकते हैं, वरना x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, तो दोनों के इक्वेट सबको इक्वेट करके यही आना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप आपका स्किप कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होगी, पोजीशन वेक्टर ऑफ p माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, पोजीशन वेक्टर ऑफ p है r माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ b कितना है आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ b को हम मान लेते हैं यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b इसको हम मिला लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट को मिला लिया, इसको मैंने मान लिया आपका r1 वेक्टर मान लिया, ठीक है, r1 वेक्टर। तो बताओ कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b हो जाएगा r1 वेक्टर माइनस अगला क्या आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ b हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ a कितना हो जाएगा a वेक्टर। तो ये आपकी आ गई लैम्डा टाइम्स ऑफ इतना आ जाएगा, तो ये आपकी आ गई यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने आज दो केस की स्टडी की है, 3D लाइंस की। इससे पहले हमने पढ़ा आपका डी से डी आर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस, find the angle between the two lines which are represented by r vector is equal to I cap plus k cap plus lambda times of 3i cap plus 2j cap r vector is equal to 3i cap plus 2j cap प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस विच आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर फॉर्म। ये आपकी वेक्टर फॉर्म में दे रखी है इक्वेशन यहाँ पे, तो आपको एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, हाँ, जो इनके पैरेलल वेक्टर जो कि drs रिप्रेजेंट करते हैं, पैरेलल वेक्टर, इसका पैरेलल वेक्टर मैंने मान लिया ये b1 है और इसका पैरेलल वेक्टर मैंने मान लिया ये b2 है, ठीक है। चलिए बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका।
चलो स्लाइड से आपको। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपकी 3D लाइंस दी रहती हैं, दो 3D लाइंस दी होंगी, इफ यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली फर्स्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड इक्वेशन विद द गिवन इक्वेशंस। तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे b1 b2 वेक्टर निकाल लिया, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन थी, ठीक है। तो b वेक्टर कितना हो जाएगा, b वेक्टर कंपेयर कर लेंगे, यहाँ पे b1 b2 मिल जाएगा हमें। तो cos ऑफ थीटा जो कि थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है, जबकि dc या dr आपकी इक्वेशन दी रहती हैं तो आप एंगल सीधे निकाल सकते हैं। b1 वेक्टर और b2 वेक्टर डॉट मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। तो b1 डॉट b2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 2j कैप। अब देखो यहाँ पे k कैप नहीं है तो मैं यहाँ पे 0 k कैप लिख लूंगा, ठीक है, गलती ना हो इसलिए। तो यहाँ पे हो जाएगा i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड कर लेंगे, मॉड लेंगे, कितना आ जाएगा बताइए, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अगेन आपका हो जाएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा 3i डॉट आई का i से करेंगे, i डॉट आई 1 हो जाएगा, ये 3 आ गया, 2j का जैसे करेंगे कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 0 है, ये 0 है, 0.4 0 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका, और ये 4 कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 13, ये हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 1 17, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1 अपॉन अंडर, दोनों अंडर रूट में है तो 13 इंटू 17 लिख लेंगे, बाकी कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसका कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके 13 इंटू 7, इसको एज इट इज आप निकाल लेना। तो ये आपका फाइनल आंसर कंसीडर किया जाएगा। तो ये है आपका तरीका यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, और कैसे हम आपका DC DR आपका निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है तरीका इसका निकालने का आपका।